थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं और इससे जुड़ी हुई बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं? नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। चैप्टर 2 थर्मोडायनेमिक्स। ये भाई हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 का सेकंड चैप्टर। इसका नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। और भाई इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमारा क्या रहेगा? बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर क्या है? साइन कन्वेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप इसका नाम देखें भाई, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी यहां पर कोई कोरिलेशन है हीट का, हीट एंड मोशन। ओके, अब मोशन का मतलब यहां पर कैसे है? वर्क से, क्योंकि जब कोई चीज भाई मोशन करती है तो आप उससे वर्क करवा सकते हो। ठीक है, तुम कहेंगे कि भाई हीट और वर्क का म्यूचुअल कोरिलेशन, कि हीट का कन्वर्जन वर्क में और वर्क का कन्वर्जन हीट में, जो इसको स्टडी करे उसे क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो शुरुआती डेफिनेशन तो थी ये, लेकिन बाद में बोले भाई क्योंकि वर्क भी तो क्या होता है? हीट की ही, मतलब एनर्जी की एक फॉर्म होती है। वर्क भी एनर्जी की एक फॉर्म है। और ध्यान रखो भाई आपको, ऐसे कैसे? क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल ही होती है। और हीट भी क्या एक तरह की एनर्जी है। हीट और वर्क एनर्जी की क्या होती है? फॉर्म। तो बाद में इसकी एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होती है कि क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में होती है। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है क्या बेटा? ओके, तो ये आपको इसकी डेफिनेशन आपको मालूम पड़ गई। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, जो इसकी स्टडी करोगे क्या कहलाएगी? थर्मोडायनेमिक्स। आ गया आपको? ठीक है, और मैं आपको बताऊं भाई इसके अंदर ना जो मेन बातें होती हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो आपको पता है कि यहां पर 4 लॉज हैं। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। समझे बात? इनके अगेंस्ट में कुछ मिला नहीं है, आप आगे पढ़ाएंगे। अब आप बताओ भाई कि बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, जब आप भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो वहां पर सिस्टम का मतलब अलग होता है। सिस्टम का मतलब वहां पर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इजंट इट? ऑर्गेनिक का मतलब भाई क्या बोलते हैं? आम जनता के लिए अलग होता है। ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल। लेकिन केमिस्ट्री वालों के लिए ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, इजंट इट? तो सिमिलरली भाई हर एक साइंस की अपनी कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ उसकी भाई टर्मिनोलॉजी होती है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाई थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम कई टर्म्स को बड़ा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। तो इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो भाई इन टर्म्स में पहली क्या है? सिस्टम एंड सराउंडिंग। कि सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको आप स्टडी कर रहे हो क्या कहलाएगा? सिस्टम। एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सराउंडिंग, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। अरे बोलो भाई, यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। ठीक है बात? आगे आपको ये, फॉर एग्जांपल अगर आप चाय का एक कप स्टडी कर रहे हो तो वो तो सिस्टम है, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या है दुनिया की? सराउंडिंग। ठीक है, तो भाई उसके बाद मैं आपको बताऊं, सिस्टम होते हैं 3 तरह के मेनली। एक होते हैं हमारे पास ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आप पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम वो होते हैं इफ ए सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद सराउंडिंग। अगर कोई सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज कर सके तो क्या लाएगा? ओपन सिस्टम। ये भाई एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? चाय का एक कप। समझे बात? तो इसमें से आपको पता चाय लगातार उड़ती रहती है, तो इसमें से हीट भी लगातार कहां जाती रहती है? सराउंडिंग में। तो भाई क्या इसमें से हीट लगातार, इस सिस्टम में से हीट लगातार सराउंडिंग में
नहीं जाती रहती क्या, तभी तो ये सिस्टम थोड़ी देर बाद भी ठंडा हो जाएगा। तो ये एनर्जी भी एक्सचेंज कर पा रहा है और साथ में मैटर भी एक्सचेंज कर। आपको मैटर कैसे भाई, क्योंकि इसमें से मैटर जो इसमें से वेपर उठती हैं, क्या वेपर जो भाई मैटर तो होती है वो लगातार कहाँ जा रही, सराउंडिंग के अंदर भाप बन के। तो ये क्या ओपन सिस्टम। एक हमारे पास क्या होता है क्लोज सिस्टम। अगर कोई सिस्टम सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर पाए और मैटर को एक्सचेंज ना कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज्ड सिस्टम। अगर आप इस चाय के कप को अच्छे से ढक दो बिल्कुल, तो इसमें से भाई थोड़ी सी, इसमें से थोड़ा सा मैटर, चाहे वो पानी की फॉर्म में हो चाहे वो वेपर की फॉर्म में हो, इसमें से थोड़ा सा भी सिस्टम इस कप से बाहर नहीं निकल सकता, समझे बात। लेकिन उसके बावजूद ये रखा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी फिर भी क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, दिस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी ओनली विद सराउंडिंग। दिस सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग बट नॉट मैटर, देयरफॉर इट शुड बी लेबल्ड एज, बोलो भाई, इट विल बी लेबल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है जैसे आप भाई एक चाय का कप है, लेकिन आप उस चाय को एक थर्मस में डाल दो। आपने भी पढ़ा होगा ना, थर्मस होते हैं, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ना तो सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी एक्सचेंज कर सके और ना ही मैटर। मतलब अगर आपने जैसे आपने एक थर्मस बोतल आपने सुनी होगी, हालांकि कोई परफेक्ट आइडियल थर्मस पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम एक आइडियल थर्मस माने तो उसका मतलब क्या होगा, बोलो भाई, कि आपने इसमें चाय डाल दी ना, इसमें एक कोटिंग होती है आइसोलेशन की, मतलब ना तो इसमें चाय कम हो और ना ही चाय इसमें ठंडी हो। जितने टेम्परेचर पे आपने इसमें चाय डाल दी ना, वो उसी पे रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम भाई अपनी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर सकता, ना ही अपनी हीट को एक्सचेंज कर सकता। तो क्या लगेगा हमारे पास, ये आइसोलेटेड सिस्टम। हालांकि भाई मतलब एक परफेक्ट थर्मस बनाना क्या है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पहले पड़ गया। अगर कोई सिस्टम ना तो हीट और ना ही मैटर कुछ भी एक्सचेंज ना कर सके, वो क्या लगेगा हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हमारे पास क्या होता है, स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। क्या, स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। आपको हो गई स्टेट ऑफ सिस्टम का, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई, एक स्टेट वेरिएबल्स वो होते हैं किसी भी सिस्टम को पूरी तरह डिफाइन करने के लिए आपको उस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी पड़ती है, कि उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, उस सिस्टम का प्रेशर कितना है, उसमें कितना अमाउंट है नंबर ऑफ मोल, और उस सिस्टम की वॉल्यूम कितनी है। समझे बात। मान लिया आपके पास एक चैम्बर है और उस चैम्बर में आपने भाई गैस फिल कर रखी है, ठीक है। तो इस सिस्टम को आप पूरी तरह तब समझ पाओगे जब आपको ये पता हो कि सिस्टम में गैस के कितने मोल हैं, वो मोल कितने टेम्परेचर पे हैं, भाई गैस के इसमें कितने मोल हैं, वो कितने टेम्परेचर पे हैं, उनका प्रेशर क्या है और उनकी वॉल्यूम क्या है। समझे बात। तो इनको हम क्या बोलते हैं, तो कोई भी स्टेट, तो अगर आपको किसी सिस्टम की ये सारी बातें पता है ना, तो किसी सिस्टम को पूरी तरह समझने के लिए सिस्टम की कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं बेटा, जैसे कोई अगर गैस हमने किसी चैम्बर में भर रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस गैस का टेम्परेचर क्या है, उस गैस का प्रेशर क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं और कितनी उसकी वॉल्यूम है। तो ये कहलाएंगे स्टेट वेरिएबल्स। और मैं आपको बताऊं इनमें से भी क्या होता है भाई, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो कहती है कि V इज इक्वल टू nRT/P, मतलब जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली होती है नंबर ऑफ मोल के, वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली होती है टेम्परेचर के, वॉल्यूम इनवर्सली होती है प्रेशर के। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। 18 ग्राम गैस जितनी वॉल्यूम में आएगी, 36 ग्राम गैस भाई उससे ज्यादा वॉल्यूम तो घेरेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर डबल होने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डबल। नंबर ऑफ मोल डबल होने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डबल। लेकिन प्रेशर डबल होने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाफ। आ गया आपको। तो आप कहोगे कि V क्या होगी, NT/P हो गया ना। लेकिन जब आप इसे हटाओगे तो एक भाई कांस्टेंट ऑफ
प्रपोर्शनलिटी आएगा आर इन टी, तो क्या एन आर टी। समझे बात? तो आप ये बताओ, आर तो एक कांस्टेंट है, तो आप अपनी मर्जी से बेटा नंबर ऑफ मोल रख सकते हो, आप भाई अपनी मर्जी से टेम्परेचर भी रख सकते हो, आप अपनी मर्जी का प्रेशर भी। लेकिन एक बार आपने एन टी और पी डिफाइन कर दिया तो वॉल्यूम तो अपने आप आएगी, वॉल्यूम के फिर आपका कोई वॉल्यूम के ऊपर फिर आपका कोई जोर नहीं है। तो बताओ क्या बोलेंगे इसको? तो फिर भाई वॉल्यूम के ऊपर आपका कोई जोर नहीं है। वॉल्यूम फिर क्या है? डिपेंडेंट। जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू 2x+3, आप x की वैल्यू अपनी मर्जी की रख सकते हो, लेकिन y की वैल्यू फिर अपने आप आएगी। x आपने 0 पुट कर दिया तो y 3 आना ही आना है, तो y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स एन टी और p, और v क्या है, सॉरी ये एन टी और p क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और v यहां पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। आ गया आपको ये? वेरी गुड। तो भाई स्टेट ऑफ सिस्टम आपको पता लग गया, और भाई स्टेट वेरिएबल भी आपको पता लग गया। ठीक है। अच्छा, एक होते हैं स्टेट फंक्शन। क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। अब कई प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करती है सिस्टम की, भाई सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। अगर कोई प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती हो और पाथ फॉलोड पे डिपेंड ना करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। जैसे वॉल्यूम भी क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन। समझे बात? आप आगे पढ़ोगे भाई। अच्छा, एक होता है पाथ फंक्शन। क्या होता है? पाथ फंक्शन। देखो, अच्छा एक बात और, स्टेट ऑफ सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं भाई, मान लिया हमारे पास आपने बेटा एक सिस्टम की आपने एक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर दिया, तो आपने क्या बता दिया? n बता दिया, n1 v1 t1 p1 क्या है बताओ? n1 v1 t1 p1 क्या है? इनिशियल स्टेट नहीं बेटा, n1 v1 t1 p1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर आपने इनमें से एक भी क्या कर दिया? बदल दिया ना, तो पूरा स्टेट क्या, पूरा सिस्टम में क्या हो जाएगा? पूरे सिस्टम की स्टेट क्या होगी? बदल जाएगी। समझे बात? अगर आपने इसमें से क्या बढ़ा दिया? वॉल्यूम बढ़ा दी ना आपने, ना तो क्या बढ़ाया? टेम्परेचर, सॉरी नंबर ऑफ मोल आपने उतने रखे, लेकिन अगर और ना आपने क्या बढ़ाया? टेम्परेचर, लेकिन आपने क्या कर दिया? प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर आपने घटा दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाए? बढ़ जाएगी। तो हालांकि सिर्फ दो चीजें बदली हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्टेट से आप मतलब समझो भाई, मान लिया यहाँ पर एक इसकी पर्टिकुलर क्या है? मोल है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और प्रेशर है। अब आप नंबर ऑफ मोल तो इतने ही रखो जितने हैं, नंबर ऑफ मोल तो आप उतने ही रखो जितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ना बढ़ाओ गैस के, उतने ही रखो, और टेम्परेचर भी आप उतना ही रखो। लेकिन अगर आप जो प्रेशर गैस के ऊपर वो हटा दोगे, कम कर दोगे, तो क्या गैस एक्सपेंड नहीं हो जाएगी? तो शुरू में ऐसी होगी और बाद में क्या होगी? हमारे पास गैस ऐसी होगी, ये पिस्टन यहां खिंच के यहां पर आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? बताओ वॉल्यूम क्या हो गया? हालांकि क्या है? N2 V2 T2 P2। समझे बात? तो यहां पर N2 बराबर N1 के और T2 बराबर क्या मान लो? T1 के। लेकिन वॉल्यूम तो V2 क्या है? ज्यादा है किससे? V1 से, और P2 क्या है? कम है किससे? P1 से। तो बताओ हम क्या बोलेंगे यहां पर कि ये गैस एक्सपेंड हुई है, वो तो क्या हुआ यहां पर? ये तो ये क्या है? इसकी इनिशियल स्टेट। तो N1 V1 T1 P1 क्या है? गैस की इनिशियल स्टेट। और N2 V2 T2 P2 क्या है? गैस की फाइनल स्टेट्स। फाइनल स्टेट नहीं है आपको ये? तो ध्यान रखियो, स्टेट वेरिएबल वो पैरामीटर होते हैं जिनको बदलने पर सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी। आ गया आपको ये? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो अगर मान लिया किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करे और पाथ फॉलोड पर इस पर डिपेंड ना करे कि आपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट कैसे हासिल किए, तो क्या बोलते हैं उसको? स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर किसी फंक्शन की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती हो कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट आप कैसे पहुंचे हो, तो उसे तो हम क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शन। समझे बात? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक सिंपल, हालांकि ये एग्जाम्पल अलग हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसको भाई फिजिक्स के एक एग्जाम्पल से पढ़ाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है बात? अगर आप यहां से चले और आज ऐसे घूमते घूमते आप भाई यहां पहुंच गए, ठीक है बात,
तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है आपका, सिर्फ ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में दूरी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पर सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। लेकिन जो डिस्टेंस आपने कवर की है भाई, ये मैं सोचो आप गाड़ी से गए हो तो गाड़ी में डीजल यहां पर कम लगेगा, भाई डीजल बहुत लगेगा आपको, थोड़ा आगे चले हैं भाई, आप यहां से यहां पर नहीं आए हो, आप यहां से यहां पर नेट तो यहां से यहां पहुंचे हो, लेकिन आप गए हो इस रास्ते के जरिए, तो डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा नहीं आपको बेटा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के कई सारे क्या है तरीके, नहीं आपको भाई। तो इस तरीके में डिस्टेंस अलग है, इस तरीके में डिस्टेंस क्या है अलग है, और इस तरीके में डिस्टेंस क्या है अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तीनों में क्या है सेम। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि डिस्प्लेसमेंट से यहां पर सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, है ना, और पाथ फॉरवर्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग पाथ की अलग अलग होती है। तो सिमिलरली भाई एग्जांपल दिया मैंने आपको कि तो अगर वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई प्रॉपर्टी वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती हो तो क्या कहेंगे उसको, स्टेट फंक्शन बेटा। और अगर वो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड है तो क्या बोलेंगे उसको, पाथ। आपको पढ़ाएंगे सब क्यों होता है, ओके ठीक। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब आप पढ़ो भाई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है भाई, अगर किसी सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल है तो उसे क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अगर मेरे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मेरे पास एक मॉलिक्यूल है तो ये बेटा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम नहीं है। अगर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के खरबों खरबों खरब मॉलिक्यूल हैं एक चैम्बर के अंदर तो ये मेरे पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों। तो इन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के होने की वजह से इसके साथ कई सारी भाई प्रॉपर्टीज जुड़ी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उनमें बेटा कई होती है, उनमें होती है वॉल्यूम, क्या होती है, वॉल्यूम है, इंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, समझो, प्रेशर है, ये सब बताओ बेटा क्या है, बताओ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। डेंसिटी है, आगे आपको ये नहीं आपको समझ। अब मैं आपको बताऊं भाई जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना उनको आप मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, समझे बात। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आपको एक्सटेंसिव का मतलब यहां पर क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करे, यानी अगर सब्सटेंस की अमाउंट क्या ज्यादा है तो उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू बेटा क्या है, ज्यादा है। और अगर मान लिया भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम है तो उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम आनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, बताओ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मास, मैं कहता हूं मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर श्योर। बताओ इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप ये बताओ, एक तो आपके पास 1 मोल पानी हो बेटा, 18 ग्राम पानी हो, सॉरी आपके पास 1 मोल पानी हो, एक आपके पास 2 मोल पानी हो, एक आपके पास 3 मोल पानी हो, तो मैं पानी के अमाउंट लगातार बढ़ा रहा हूं तो इसका मास लगातार बढ़ रहा है। ये 18 ग्राम है, ये 36 ग्राम है, ये 54 ग्राम है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ने पर अगर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मास डेफिनेटली क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, समझे बात। तो वॉल्यूम भी क्या है, एक भाई ज्यादा अमाउंट ज्यादा वॉल्यूम गिरती है, कम अमाउंट कम वॉल्यूम गिरती है। लेकिन टेम्परेचर क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा पानी हो चाहे ज्यादा पानी हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, समझे बात। या कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप क्या कर दें, पर यूनिट कर दें, क्या बेटा, आप कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कर दें, पर यूनिट, तो पता क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव वो होती है जो कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भाई नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। आगे आपको ये ठीक है। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या आपको डेंसिटी, क्या भाई, डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप कहोगे इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं भाई कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बोलो भाई मैंने क्या बोला था, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट कर दें तो आप बताओ
बटे वॉल्यूम में क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है ना। तो देखो मास भी क्या है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और वॉल्यूम भी क्या है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन मास पर यूनिट वॉल्यूम करती क्या होगा मेरे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। आप पर यूनिट वॉल्यूम में काम करें, आप 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब आप लोहा लें, आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा लें, आप भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा लें बर्फ का, लोहे का, सोडियम का, क्या उनकी डेंसिटी, क्या उनका मास बराबर होता है, नहीं। तो पर सेंटीमीटर क्यूब उनका जो मास बटा क्या होगा, अलग नहीं आएगा। तो उनकी ये प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग, इजंट इट। तुम क्या बोल रहे हो भाई, तो ये क्या होगा मेरे पास ये, तो कोई जो अमाउंट ऑफ क्यूब डिपेंड ना करे, नेचर के ऊपर डिपेंड करके क्या लाएगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे भाई हाँ विस्कोसिटी है, जैसे भाई हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको हीट कैपेसिटी क्या होती है, अरे भाई 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में लगने वाली हीट, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो क्या होती है हीट कैपेसिटी। तो अब बताओ अगर आपने 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस पानी करना है, तो एक तो मैं 1 बोतल पानी को गर्म करूं 1 डिग्री, उसमें हीट कम लगेगी। मैं भाई 1 टंकी पानी को गर्म करूं 1 डिग्री, उसमें हीट ज्यादा लगेगी। और मैं पूरा 1 तालाब है पानी का, उसको बेटा मैं 1 डिग्री हीट करना चाहूँ, उसमें और भी ज्यादा हीट लगेगी। तो भाई 1 डिग्री बढ़ाने में अलग अलग हीट लगती है, अगर अमाउंट क्या है अलग अलग, तो हम क्या बोलेंगे हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर श्योर, इजंट इट। लेकिन मैं कहूं हीट कैपेसिटी पर ग्राम, क्या 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में लगने वाली हीट क्या होगी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी पर ग्राम हो, क्या बोलेंगे उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी पर मोल हो, उसे क्या बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। तो वो पर मोल बोलते या पर ग्राम बोलते क्या जाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्या हो जाएंगी वो, शाबाश बेटा। फिर क्या हमारे पास बताओ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप बताओ भैया, आप कहोगे इक्विलिब्रियम क्या होती है। देखो इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसपे प्रॉपर्टीज में चेंजमेंट आना बंद हो जाए। इक्विलिब्रियम भी वो स्टेट होती है सिस्टम की, वो स्टेट जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजमेंट आना बंद हो जाए, उसको हम बताओ क्या बोलेंगे, क्या क्या बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल एक्सटेंसिव, हाँ बिल्कुल इंटेंसिव, ओके। अब बताओ भाई ये बेटा आप इसको नहीं हीट वजह नहीं है, आप इसको इंथैल्पी बोल लो, क्या बोलो आप इसको इंथैल्पी, ठीक है। अब बताओ आपको आगे आगे पढ़ाएं क्या होता है ये। अच्छा तो भाई तो अगर प्रॉपर्टी जैसे भाई टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन टाइम के साथ बदलना बंद कर दें, उसे हम क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अच्छा एक होती है हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या भाई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पता क्या होती है, जब सिस्टम के अंदर मतलब जब भाई प्रेशर क्या हो जाए कांस्टेंट, क्या हो जाए बेटा प्रेशर क्या हो जाए कांस्टेंट, नहीं समझे बात। मतलब सिस्टम का एक पार्ट सिस्टम के दूसरे पार्ट के ऊपर, सिस्टम में हर जगह प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तो सिस्टम का एक पार्ट सिस्टम के दूसरे पार्ट पे वर्क ना कर रहा है, उसको पुश ना कर रहा है, आपको बोले तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको बताओ। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का बताओ मतलब क्या होगा, जब प्रेशर क्या हो जाए सेम। एक क्या होती है थर्मल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होगा बोलो भाई, जब टेम्परेचर तो क्या हो जाए सिस्टम में सेम, यानी अगर पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम है तो सिस्टम के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि भाई हीट कब फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लेकिन अगर सिस्टम के सभी पार्ट्स में टेम्परेचर सेम है तो हीट बेटा फ्लो नहीं करेगी, नहीं आपको। और एक बताओ क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है, हम कहें कि सिस्टम हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम के सभी पार्ट्स का केमिकल पोटेंशियल क्या है सेम, या केमिकल कंपोजिशन क्या है सेम है। आगे बेटा आपको ये
अब बताओ क्या हमारे पास, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब आपको हो गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। देखो आप सिस्टम की एक स्टेट को डिस्टर्ब करके दूसरी स्टेट को हासिल कर सकते हो, इजंट इट। आप भाई सिस्टम की एक स्टेट को डिस्टर्ब करके सिस्टम की दूसरी स्टेट हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक हमारे पास एक गैस है, ये इसमें हमने गैस भर रखी है, इसका N1 है, V1 है, T1 है और P1 है। तो इस गैस का एक पर्टिकुलर क्या है, प्रेशर, इस गैस का एक पर्टिकुलर क्या है, टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल भी क्या फिक्स है। अब अगर मैं इसको ऐसे कैसे हीट कर दूं, और ये मान लो पिस्टन यहां पर हमने ब्लॉक कर रखा है, मतलब जाम कर रखा है, पिस्टन हमने यहां पर वेल्ड कर रखा है, ऊपर से ये पिस्टन हमने क्या कर रखा भाई, वेल्ड कर रखा है। अब अगर मैं इसको ऐसे कैसे हीट सप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल तो नहीं बढ़ेंगे बेटा, गैस के जो मोल होंगे वो तो सेम रहेंगे कि बढ़ जाएंगे हीट करने पर, नहीं, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ सकती। क्यों भाई, क्योंकि पिस्टन हमने वेल्ड कर रखा है। लेकिन टी बढ़ जाएगा और टी बढ़ने से भाई इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे, तो बाद में स्टेट, तो ये आपको कैसा नजर आएगा, N2 V2 T2 और P2, जहां पर N1 V1 तो बराबर N2 V2 के, लेकिन T2 P2 क्या है भाई, ज्यादा है T1 P1 से। तो इसके दौरान बेटा बताओ, आपने T बताओ क्या रखा है, सॉरी आपने V बताओ क्या रखा, कांस्टेंट। तो आपने सिस्टम की एक स्टेट को सिस्टम की दूसरी स्टेट के अंदर आपने इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर दिया क्या, लेकिन इस दौरान बताओ इसकी वॉल्यूम क्या रही है, कांस्टेंट। तो इसको बोलेंगे हम आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। तो ये एक प्रोसेस है सिस्टम की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना, लेकिन क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रही है तो हम क्या बोलेंगे, इसको आइसोकोरिक प्रोसेस। सिमिलरली भाई अगर सिस्टम के स्टेट को डिस्टर्ब करते हुए प्रेशर क्या रख दें हम, कांस्टेंट, उसको बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। सिमिलरली आइसोबैरिक जो भी है। और अगर मान ले एक आइसोथर्मल, अगर आप सिस्टम की एक स्टेट को सिस्टम की दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर देते हो, लेकिन इस दौरान टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, देन द प्रोसेस शुड बी लेबल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे आपको, और एक बेटा होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक कौन सी होती है कि भाई इफ नो हीट इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। बोलो भाई, इफ a thermodynamic process is carried out in such a way that no exchange of heat, बोलो भाई, no exchange of heat takes place between system and surrounding, तो उसको मतलब क्या बोलेंगे कि क्या हुआ, ये एडियाबैटिक। आ गया आपको ये, ठीक है भाई। अब बताओ क्या हमारे पास, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये भाई जैम के इसमें लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर भाई, ठीक है, लेकिन पहले आपको सारा जो एक पर्सपेक्टिव है वो आपको पता होना चाहिए। समझे मेरी बात, तो बताओ, तो फिर क्या हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है, तो भाई एक रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। क्या क्या बेटा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस चाहे कोई सी भी है, उसको कैरी आउट करने के दौरान, एक रिवर्सिबल प्रोसेस कोई भी है, उसको कैरी आउट करने के दौरान, उसको करवाने के दौरान भाई सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या रहनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में। अगर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। समझो, तो अगर आप ऐसा करते हो ना, तो उसका फायदा पता क्या होता है कि ऑल द चेंजेस occurring in the forward process can exactly be reversed। जो भी फॉरवर्ड प्रोसेस में जो क्या होंगे चेंज, उनको आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, रिवर्स। ठीक है बात, मतलब आगे कोई, ठीक है। और भाई एक होती है इरिवर्सिबल, तो भाई रिवर्सिबल प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम में कैरी आउट करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम को सराउंडिंग के आपने तो क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में। तो इनको कैरी आउट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, इनको बहुत इनफाइनाइटली, बोलो भाई, इनको आप बहुत एक्सट्रीमली स्लोली कैरी आउट करना पड़ता है,
अगर आपने इनको बहुत स्लोली कैरी आउट नहीं किया ना तो ये प्रोसेस क्या नहीं रहेगी, रिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लिया हमारे पास एक चैम्बर है, ये इसके अंदर गैस है, इस गैस का बेटा आउटवर्ड प्रेशर 100, कितना है, इंटरनल प्रेशर 100 है, और ऊपर से प्रेशर भी क्या है, ऊपर हमने इसके ऊपर भाई चीनी रखी हुई, क्या रखी हुई है, चीनी, शुगर, ठीक है ना, जो भाई शुगर पाउडर होता है हमने वो रखा हुआ है, ठीक है। आप इसको बेटा बूरा भी बोल सकते हो, बल्कि शुगर भी हमने पीस रखी है, बूरा एक तरह से ये, ठीक है। तो ये क्या बताओ, तो ऊपर से भी कितना प्रेशर है, 100, समझ गए बात। तो फिलहाल ये सिस्टम हमारा क्या है भाई, तो पिस्टन हमारा यहां पर रहेगा ना, पिस्टन हमारा यहां पर रहेगा। अब अगर आपने इसमें से चीनी का आपने एक दाना उठा दिया तो ऊपर वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, 99 पॉइंट नहीं बेटा घट जाएगा, अंदर वाला प्रेशर 100 है, ऊपर वाला क्या 99.99 हो गया। तो गैस थोड़ी सी क्या होगी, एक्सपेंड होगी ना, और एक्सपेंड होगी रुक जाएगी, लेकिन बहुत थोड़ी क्या होगी, एक्सपेंड होगी। लेकिन आप कहोगे इक्विलिब्रियम क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, नहीं हुई भाई, क्योंकि आउटवर्ड और इनवर्ड ऑलमोस्ट प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे हैं, सॉरी सेम रहे हैं। अंदर वाला 100 है, बाहर वाला कितना है, 99.99 है, तो दोनों प्रेशर ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फिर आपने एक दाना और उठाया, अरे भाई आपने एक दाना उठाया तो क्या होगा हमारे पास 99 पॉइंट, अंदर दोनों क्या, अगर बाहर वाला क्या है 99.99, तो अंदर वाला भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होने के बाद 99.99, फिर रुक जाएगा, फिर एक दाना उठाओ आप भाई, फिर ऊपर वाला क्या हो गया 99.98, अंदर वाला क्या 99.99, थोड़ा एक्सपेंड हो गया भाई, क्योंकि अंदर वाला प्रेशर क्या ज्यादा है, बाहर वाला क्या है कम है, दोनों फिर से क्या हो गया हमारे पास, बताओ बेटा, कौन फिर से हो गए ना। तो आप यहां पर अगर आप चाहते हो कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा कह रहे हैं आपस में इक्विलिब्रियम में, तो आपने बेटा एक एक दाना उठाना पड़ेगा, क्या एक एक दाना आपको उठाना पड़ेगा स्टेप टू स्टेप, ताकि अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर ऑलमोस्ट करे, हमेशा ऑलमोस्ट बराबर ही रहे। ऐसे दाने उठाते 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 भाई, ये मानो आपने इसमें से पूरी, ये मानो 100 ग्राम आपने इसमें से 250 ग्राम चीनी उठा दी, कितनी, तो आखिर में ये पिस्टन यहां से पहुंच गया, तो आपने बहुत सारे दाने उठा दिए। अब मानो भाई अब प्रेशर कितना है, ऊपर वाला 80 और अंदर वाले में क्या होगा 80, लेकिन ये 100 प्रेशर से 80 प्रेशर करने के लिए आपने एकदम से क्या, आपने एक एक क्या उठाया है, दाना उठाया है, समझे बात, नहीं आपको समझ, तो उसको क्या बोलेंगे कि दिस प्रोसेस हैज बीन कैरिड आउट रिवर्सिबली। अगर आप इस पे एक एक दाना रखते जाओगे ना तो वापस क्या जाएगा, वापस यहीं पर आ जाएगा पिस्टन, ये नहीं आपको समझ। तब बताओ क्या बोलेंगे इसको, बताओ कि भाई एग्जैक्टली सारे के सारे जो चेंजेस हैं उनको हमने बेटा एग्जैक्टली क्या कर दिया है, बताओ रिवर्स नहीं कर दिया क्या, ठीक है। आगे बेटा आपको ये तो हमको पता भाई, बताओ ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि हमेशा क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, समझ गए बात। अच्छा बताओ, अगर बेटा आप ये बताओ, अगर मैं इसके ऊपर बिल्कुल दोबारा से अंदर वाला प्रेशर क्या 100, ठीक है बात, और बाहर का प्रेशर भी क्या 100, अब यहां से बेटा मैंने जितनी चीनी एक एक दाना करके उठाई थी उतनी चीनी मैं एक बार में उठा लूंगा, तो ऊपर वाला प्रेशर क्या हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा, और अंदर वाला कितना है 100, तो ये पिस्टन एक्सपेंड करेगा ना, और एग्जैक्टली वहीं जाकर रुक जाएगा जहां पर पहले जाकर रुका था, नहीं आपको बेटा एग्जैक्टली वहीं जाके रुक जाएगा। तो पूरा एक्सपेंशन बताओ क्या हुआ है, तो ये रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि यहां पर भाई इनवर्ड, इस पूरे एक्सपेंशन के दौरान आउटवर्ड इनवर्ड प्रेशर बराबर नहीं रहे ना, इनवर्ड 100, आउटवर्ड कितना है 80 है। तो इसमें अगर आप यहां पर तो क्या था, अगर आपने एक्सपेंड किया ना तो जितना क्या होगा, एक्सपेंड होते हुए जितना वर्क होगा ना, कम प्रेस होते हुए उतना ही वर्क होएगा, लेकिन यहां पर बेटा एक्सपेंड होते हुए जितना वर्क होगा ना, कम प्रेस होते हुए उससे कम वर्क होएगा। आपको देख सकते क्यों होता है, आप आगे पढ़ाएंगे, नहीं आपको सुने, सॉरी कम प्रेस करते हुए यहां पर क्या बताऊं, एक्सपेंशन में यहां पर वर्क क्या होगा, कम होगा, बात आपको पहले पढ़ रही है, और कम प्रेशर पर क्या होगा, अलग आएगा, और पढ़े से क्यों होएगा, ठीक है बात, थोड़ा सा वेट करो पहले आगे आपको। तो ये क्या हमारे पास, तो हम तो क्या बोलते हैं रिवर्सिबल, बताओ क्या होती है प्रोसेस।
तो इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम को सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में रहना क्या होता है, मस्ट होता है। और इसीलिए बताओ क्या होता है, ऐसी प्रोसेस को आपने इनफाइनाइटली स्लोली कैरी आउट करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर क्या बेटा, साइन कन्वेंशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब भाई थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन क्या होती है, हम ये देखते हैं। व्हाट आर दी साइन कन्वेंशंस इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये बताओ क्या होती है साइन कन्वेंशन। कोई भी प्रॉपर्टी जो बेटा सिस्टम की तरफ फ्लो करे उसको आपने लेना है पॉजिटिव, और जो भी प्रॉपर्टी सिस्टम से अवे जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो क्या आएगी, पॉजिटिव। बात आपको पहले पड़ेगी, हीट का सिंबल यहाँ पर क्या होता है। अगर सिस्टम से हीट निकल रही तो क्या होगी, नेगेटिव। सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो तो पॉजिटिव, सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव। आगे आपको ये कोई प्रॉपर्टी हो, मतलब रूल ये है कि जिस भी प्रॉपर्टी की दिशा टुवर्ड सिस्टम वो क्या करनी है, पॉजिटिव। जो भी प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम सिस्टम वो क्या करना है, नेगेटिव। आगे आपको ये ठीक है। अब बताओ क्या मेरे पास, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक कहता है विस्कोसिटी, नहीं भाई ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी, बोलो भाई, नहीं सॉरी, हाँ बेटा ये क्या हमारी, नहीं ये भी बेटा क्या, हाँ ये भी क्या होता है, एक्सटेंसिव। ये अरे ये बोलना चाहिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ बी बेटा, आंसर बी आएगा। नहीं बेटा इंटरनल एनर्जी होती है, ये डिपेंड करती है अमाउंट के ऊपर, ये एक्सटेंसिव होती है। ज्यादा अमाउंट ज्यादा इंटरनल एनर्जी, कम अमाउंट कम इंटरनल एनर्जी। विस्कोसिटी क्या होती है, इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंटेंसिव। और मोल रेट क्या होता है, इंटेंसिव। ये आंसर ठीक कर लो, इसका आंसर भी होगा। बताओ एक्सटेंसिव कौन सी है, इंटरनल एनर्जी। अब बताओ क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। अब बेटा थोड़ा आप एक बार नहीं है, हीट और वर्क और इंटरनल एनर्जी क्या, देखो भाई बताओ कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क, बताओ क्या होगा। क्या, एक तो होती है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसको हम रिविजिट करेंगे इसका भाई, इसको समझने के लिए। लेकिन फिलहाल बेटा देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम के अंदर स्टोर्ड टोटल एनर्जी क्या लगती है, इंटरनल एनर्जी। यानी सिस्टम की भाई रोटेशनल एनर्जी प्लस सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस सिस्टम की वाइब्रेशन एनर्जी प्लस सिस्टम की ट्रांसलेशन, मतलब सिस्टम की सभी तरह की एनर्जीज का तो सम क्या होता है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी होती है। आगे आपको और मैं आपको बताऊं बेटा, ये एक स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है ये, यानी इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। बात आपको पहले पड़ी कि सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है और सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या है। ओके, आपने क्या करना उनका, तो E2 माइनस E1 बताओ डेल्टा, ये क्या है, इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप कहोगे, और मैं आपको बताऊं बेटा इंटरनल एनर्जी को मालूम करना बहुत मुश्किल है, समझे बात है, लेकिन चेंज को मालूम करना बहुत ईजी है। एक होती है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, वो आप पढ़ोगे एमएससी लेवल पे जाके, समझे बात, उसमें हम मालूम करते हैं इंटरनल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं भाई, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी इजीली मालूम कर सकते हो। कहोगे बिना E2 E1 मालूम है, आप क्या मालूम कर सकते हो, चेंज मालूम कर सकते हैं। ना ये पता हो ना ये पता हो, लेकिन ये पता लग सकता है। आप कहोगे इसमें से घटाई बनाई कैसे मालूम होएगा, ये ऐसे मालूम हो जाएगा। मान लिया एक कुआं है, आपको बेटा ये नहीं पता इस कुएं में पानी कितना है, तो आपको पानी की इनिशियल अमाउंट नहीं पता ना आपको, यहाँ पर वही P1 यहाँ पर क्या मान लिया, पानी की इनिशियल अमाउंट, ठीक है। अब ये कुआं मानो रुका हुआ है, इसमें शोर वगैरह नहीं है। अब बारिश आ जाए और हमको पता इसमें पहले रस्सी यहां तक आया करती, पहले इसमें इतनी रस्सी जाया करती, हमको पता है कि पहले इसमें 10 फुट की रस्सी जाया करती इसके अंदर बाल्टी के साथ, नहीं है आपको। अब बेटा बारिश होगी और कुएं में पानी यहां पर आ गया, अब इसमें पहले इसमें जाया करती 10 फीट की रस्सी, अब इसमें जाती तो 4 फीट की रस्सी। तुम समझ गए कि कुएं में पानी कितना ऊपर रखा है,
6 फीट, है ना, 6 फीट पानी इसमें क्या ऊपर आ गया। तो आपको ये हाइट पता है, तो बेटा आप बताओ क्या पानी की आपको इनिशियल अमाउंट पता थी? नहीं। क्या पानी की आपको फाइनल अमाउंट पता है? नहीं। नहीं बेटा, फाइनल कहाँ पता आपको, जब आपको इनिशियल ना पता, आपको ये पता लेवल यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया, लेकिन आपको क्या पता इसमें टोटल पानी कितना है। लेकिन पानी का आपको चेंज जरूर पता होगा। कैसे बताओ? आपको पता है कि बाल्टी पहले यहाँ तक आया थी, अब यहाँ तक आती है, तो इसमें 6 फुट इसमें पानी की हाइट क्या होगी? बढ़ गई ना? नहीं आपको तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर की तो ये जो रीजन है ये सिलेंड्रिकल नहीं होता क्या? अब बेटा सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। अब आप इस कुएं का रेडियस निकाल सकते हो ऊपर से आराम से। तो आपको पता होगा कि कुएं में पानी अगर 6 फीट ऊपर आया है तो 6 फीट के इस रीजन में कितना पानी आ गया बताओ? पाई आर स्क्वायर, कुएं का रेडियस का स्क्वायर इंटू पाई और इंटू 6 फीट, मीटर बना के लिख दियो। आपको ये पता लगे इसमें कितनी वॉल्यूम आ गई। तो आपने यहाँ पर चेंज देखो, आपको ना तो पता ना, तो क्या पता आपको पानी की इनिशियल अमाउंट, नहीं क्या पता आपको पानी की फाइनल अमाउंट, तो भी आपको बताओ क्या पता है? वॉल्यूम पता है। आगे आपको ये बेटा दे इसको, तो चेंज इन अमाउंट आपको पता है ना। सिमिलरली आपको इंटरनल एनर्जी की इनिशियल और फाइनल अमाउंट नहीं पता, लेकिन आप बेटा इसको चेंज फिर भी मालूम कर सकते हो। आगे आपको ये अब बताओ क्या हमारे पास फिर मैं होती है हीट। क्या होती है? अब हीट क्या होती है? हीट इज द एनर्जी इन ट्रांसफर टू और फ्रॉम ए थर्मल सिस्टम बाय मैकेनिज्म अदर देन थर्मोडायनेमिक वर्क और ट्रांसफर ऑफ मैटर। क्या भाई? ट्रांसफर ऑफ मैटर या वर्क के अलावा अगर एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो वो डेफिनेटली कौन सी है? हीट। तो हीट भी क्या एनर्जी की फॉर्म ही होती है। इसको सिंबलाइज करते हैं, बताओ किसे? क्यू से। किससे भाई? क्यू से बेटा इसको सिंबलाइज करते हैं। इनको हम बेटर आपको आगे पढ़ाएंगे। क्यू से इसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है बात। और अगर ये एक पाथ फंक्शन होता है, क्या होता है ये? यानी ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट अचीव करने जो रास्ता है उसके ऊपर डिपेंड पाथ फंक्शन है ये। आगे आपको ये और नेगेटिव कब लेना है ये? अगर हीट निकले तो नेगेटिव और सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे तो क्या होगा? पॉजिटिव। आगे आपको ये अब बताओ बेटा क्या है वर्क। अब क्या हमारे पास थोड़ा हम आइडिया लेते हैं वर्क का कि भाई वर्क क्या होता है। ओके, अब बेटा हम पढ़ते हैं कि वर्क होता क्या है। ठीक है, देखो आप बताओ वर्क भाई कई तरह के होते हैं। एक होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, और बेटा दूसरे वर्क हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्क का सबसे बेसिक फॉर्मूला बताओ कौन सा होता है? बताओ। अच्छा मैंने एक बात बोली थी ना, आप एक बात नहीं पढ़ते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क मैक्सिमम होता है। थोड़ा पढ़ा होगा ना कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क क्या होता है? मैक्स ज्यादा होता है, और इरिवर्सिबल वर्क क्या होता है बेटा? कम होता है। हम बोलते हैं ना ऐसे। इसका प्रूव करो, कैसे प्रूव करो इसको? तो पहले आपने वर्क का अपने फॉर्मूला तैयार करना है। पहले आपने बेटा वर्क का फॉर्मूला तैयार करना है। बताओ आप इसका वर्क का फॉर्मूला कैसे करोगे? कैसे आएगी? पी डेल्टा भी नहीं बेटा, वर्क का सबसे बेसिक फॉर्मूला कौन सा होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये होता है वर्क का असली वर्क। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये होता है वर्क W। यानी जितनी फोर्स लगाई है और जितना डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं वर्क। तो आप एक काम करो, अगर मैं बेटा इस पे रखता हूं डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या रखें? और इस पे बताओ मैं क्या रखूं? फोर्स। तो मैं किसी सिंपल सिस्टम के अंदर में आपको नहीं है जो फिजिक्स में वर्क निकालते हैं, मैं आपको पहले वो बताता हूं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लिया ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये जमीन पे रखा हुआ है। ओके, और इस ब्लॉक को मैंने इस पे एक पर्टिकुलर फोर्स लगा दी। वो फोर्स है 5 यूनिट। कितनी भाई? 5 यूनिट मैंने फोर्स लगाई
मतलब मैंने फोर्स लगानी शुरू कैसे की, 5 यूनिट। ये नहीं है कि आराम से लगा के फोर्स हुई फिर बढ़ाई है ना, मैंने 5 यूनिट फोर्स क्या करी है, लगाई है, और मैंने फोर्स कांस्टेंट ही रखी है। मैंने फोर्स क्या रखी है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि हमको कई बार इंटीग्रेट क्यों करना पड़ता है ना, हम सिंपली प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्यों नहीं कर देते, होता ना ऐसा। तो अगर आप बेटा इसके ऊपर 5 यूनिट फोर्स लगाई तो इसमें क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से आप यहां पर आ गया, यहां से कहां पर आ गया ऑब्जेक्ट, मान लो भाई आपने इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, अरे इसमें यहां पर जगह नहीं है, बात आपको पहले पड़ेगी। तो आपने बेटा इसको ही मानो 3 यूनिट आपने शिफ्ट है भाई, आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट लगा दिया 3, मतलब आपने इसको 3 मीटर शिफ्ट कर दिया, तो आपने कितना वर्क किया बताओ, 15। आसान ना। तो ऐसे केस में आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां कितना है 0, और यहां कितना मान लो आप 3, 1 2 3, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना कैलकुलेट किया है 3 यूनिट। और फोर्स बेटा वो तो क्या रही, कांस्टेंट। इस पूरे रास्ते फोर्स क्या रही है, कांस्टेंट रही ना, कि बदली है। मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट जब 1 आया था तब भी फोर्स 3 थी, 2 पे भी क्या थी 3, मतलब जब ये डिस्प्लेस हो रहा था ये ब्लॉक, तो क्या इस पे लगने वाली फोर्स को मैं चेंज कर रहा था, फोर्स क्या थी, तो विद डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या रही थी, कांस्टेंट थी ना। तो बेटा फोर्स क्या रखोगे, आपको गई सेम फोर्स है। तो ऐसे केस में आपको ना वो एरिया से वर्क क्यों आता है, एरिया से ही वर्क क्यों आता है, तो बेटा इसलिए आता है क्योंकि आपको साफ दिख रहा है, आप कह रहे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो बेटा अगर ये रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल को मैं क्या बोलूं, इस रेक्टेंगल में ये हाइट तो क्या है फोर्स, और ये हाइट क्या है एल। तो बेटा इस रेक्टेंगल का बताओ एरिया क्या होगा, ये क्या है हाइट, इसे क्या मान लो भाई हाइट। चलो इसको बेटा इसको हम बी बोल देते हैं, ए और बी नहीं है आपको। तो इसकी बता हाइट कितना है, इस पूरे कर्व की एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हमारे पास ब्लॉक नहीं बनेगा क्या, हम बेटा बोलो बेटा रेक्टेंगल ये फिर ये अलग अलग है, बी ज्यादा है एक कम है, ओके। तो अब बताओ इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, एरिया ए क्रॉस बी आएगा ना, ए इंटू बी। अब बताओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, ये साइड किसके बराबर है, फोर्स के, और ये साइड किसके बराबर बताओ, डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता, तो एरिया किसको बताया बेटा, वर्क को। अब समझ गए बात, यानी फोर्स आपसे कोई पूछ ले IIT जेम में या MSc एंट्रेंस में, वो तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या करो, तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, वर्क देगा। बात आपको पहले पड़ी, अब समझ गए क्यों हम एरिया से निकालते हैं, वर्क निकाल लेते हैं नहीं आपको। अच्छा आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर तो एरिया निकालना बहुत आसान था, F इंटू मैंने क्या कर दिया, L कर दिया। लेकिन अगर बेटा जो फोर्स है वो बदल रही हो तो क्या हो, बदल रही हो, यानी मैं उस चीज को पुश कर रहा हूं लेकिन उसमें ज्यादा और ज्यादा क्या कर रहा हूं, फोर्स मैं बढ़ा रहा हूं लगातार, मैं उसको पुश तो कर रहा हूं लेकिन बढ़ती हुई फोर्स के साथ, मतलब मैंने शुरू में फोर्स कम लगाई है, यानी आराम आराम से पुश हो रही है, फिर मैंने फोर्स बढ़ा दी नहीं आपको, तो वो चीज डिस्प्लेस अब भी होगी, लेकिन अब वो शुरू में क्या होगी, आराम से डिस्प्लेस, फिर क्या होगी, स्पीड से डिस्प्लेस। क्यों भाई, मैंने फोर्स क्या कर दी, बढ़ा दी ना, शुरू में फोर्स बाद में फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो अब बताओ, अब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फोर्स बढ़ रहा है क्या, तो क्या अभी भी ये साइड और ये साइड करने से एरिया जाएगा, तो कैसे आएगा, बात आपको पहले पड़ी नहीं। यहां पर आप सिंपली इन साइड्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है। तो ऐसे केस में आपने तो क्या करना पड़ेगा, या तो अगर ये फोर्स कैसे बढ़ रही लीनियरली तो क्या करो 1/2, तो यहां पर बेटा वर्क नहीं कोई यही कह दे कि हमने भाई फोर्स बढ़ाई है लेकिन वो लीनियरली बढ़ाई है, तो वर्क कैसे आएगा, तो क्या बोलोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अरे बोलो भाई रेक्टेंगल एरिया। लेकिन अगर बेटा ये फोर्स ऐसे हो तो, ये फोर्स बेटा ऐसे हो तो, अब तो ना तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगे, रेक्टेंगल का, और ना ही ट्रायंगल का, है ना। तो ऐसे केस में आपने तो क्या करना पड़ेगा,
आपने थोड़े रीजन के अपने क्या निकाल के, आप थोड़ा सा क्या निकाल के एरिया क्या करके, और ऐसे केस में आपको पता आपको इंटीग्रेट करना क्या होता है जरूरी, आपने पढ़ा मैथ्स के अंदर ना। तो यहां पर एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या निकालो वर्क, तो आप क्या बोलोगे एफ डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल, एफ डॉट डीएल। अब ये तो बोलोगे, और इंटीग्रेशन क्या कहां से कहां पर बताओ, फ्रॉम L1 टू L2, नहीं आपको 0 to 3, ऐसे किसमें क्या करते हैं क्योंकि आप ये बेटा एक छोटी सी क्या रेक्टेंगल, ये हाइट तो क्या फोर्स, फोर्स का एक्सप्रेशन भाई, और ये बताओ क्या डीएल, तो इस छोटी सी रेक्टेंगल का निकाल के एरिया और उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या जाएगा इस पूरे रीजन का एरिया, तो वो एरिया क्या वर्क हुआ, मुझे पता है नहीं आपको समझ में। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर से पुट करने पर क्या आता हमारे पास वर्क आता है। तो बताओ, तो अगर बेटा तो बताओ क्या वो हमको नहीं पता कि भाई फोर्स कांस्टेंट रही है कि नहीं रही, हम उसको क्या मान के चलेंगे कि वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, फोर्स क्या है मेरे पास, तो फोर्स क्या आएगी एफ डॉट डीएल आएगी, है ना। लेकिन भाई यहां पर हमने क्योंकि फोर्स हम नहीं लगा रहे, यहां पर फोर्स कौन लगाएगी, गैस। हमने यहां पर, मैं आपको नहीं एक आइडियल गैस के बेटा एक्सपेंशन का आपको वर्क बता रहा हूं कि वो आइडियल गैस जब एक्सपेंड होगी ना तो कैसे वर्क करेगी, ठीक है बात। तो बताओ आप मुझे बताओ, तो वर्क क्या है मेरे पास, इसको बोलेंगे डीडब्ल्यू, क्या बोलेंगे इसको डीडब्ल्यू, एफ डॉट डीएल, ओके। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप ये मानो कि हमारे पास एक चैम्बर में यहां बेटा एक गैस थी, ठीक है बात, और इस गैस का प्रेशर कितना हमारा P, ठीक है बात, और इसकी इनिशियल वॉल्यूम बताओ क्या है V1 कितनी है, इसका बेटा इसका प्रेशर बताओ कितना है P, और इसकी वॉल्यूम बताओ क्या है, ये मानो P1 क्या है इसका प्रेशर, और V1 बताओ क्या है इसकी वॉल्यूम है, समझ के बात। तो अगर मान लिया गैस एक्सपेंड हुए, गैस क्या हो गई, और इसके ऊपर से भी क्या है, इसके ऊपर से हमने कितना प्रेशर लगा रखा है इसके बराबर P1, अरे भाई ये क्या है P इंटरनल और P एक्सटर्नल, तो बेटा बराबर यहीं पर आएगी ना हमारे पास ये। लेकिन अगर हम इस गैस को एक्सपेंड करवाएं, समझे बात, मतलब या तो ऊपर वाला प्रेशर थोड़ा कम कर दें या इसका हम थोड़ा बढ़ा दें, अब ऊपर थोड़ा कम कर दो, आप P माइनस DP कर दो, P माइनस DP, तो ये P है ऊपर वाला P माइनस DP है, तो गैस का एक्सपेंड होगी ना, तो कितनी एक्सपेंड होगी बताओ, ये मानो हल्का सा प्रेशर क्या चेंज होएगा, तो मानो ये मानो भैया इस कंपनी ऊपर प्रेशर कम कर दिया, तो ये V1 से कहाँ चलेगी V2 में चली, कहाँ चलेगी V2 से गैस एक्सपेंड होगी ना, और नया प्रेशर क्या P2 आ गया। तो मुझे देखना है कि इस गैस ने V1 से V2 एक्सपेंड होते हुए कितना वर्क किया है, मुझे उस वर्क का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। अब आपको कुछ बात आपको बोले पड़ रही है, अगर गैस ने V1 से कहां पर गई है V2 ऊपर गई है, ठीक है बात, तो मुझे ये पता करना है इसने कितना वर्क किया है, बात आपको बोले पड़ी। अब इसमें अगर प्रेशर क्या रह रहा हो कांस्टेंट, अगर बेटा ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन प्रेशर क्या रखें हम कांस्टेंट रखें, आपको कांस्टेंट कैसे रखेंगे भाई, आपके दिमाग में कांस्टेंट कैसे रखूंगा, तो बेटा मैं ऐसे रखूंगा, मान ले इस गैस का अंदर प्रेशर कितना 100, कितना है 100 है, ओके, और ऊपर प्रेशर कितना 100 शुरू में। अब ऊपर से मैं एकदम से प्रेशर 80 कर दूंगा, क्या कर दूं, तो गैस यहां से यहां एक्सपेंड होगी, लेकिन किस प्रेशर के 80 प्रेशर के अगेंस्ट, तो प्रेशर बेटा क्या रहेगा कांस्टेंट रहा ना, बेटा से क्या फर्क पड़ता है, फिर प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा है, मैंने ऊपर से एकदम से इसके ऊपर चिन्नी रखी हुई थी, मैंने एकदम से काफी सारी चिन्नी यहां से उठा ली, तो इसका प्रेशर ऊपर से एकदम से कितना रह जाएगा 80 रह जाएगा, तो गैस बताओ क्या कर जाएगी एक्सपेंड कर जाएगी ना, तो गैस भाई 80 प्रेशर अगेंस्ट एक्सपेंड करिए,
तो गैस V1 से कहां चलेगी, V2 चलेगी ना, और प्रेशर क्या रहा है 80 के अगेंस्ट क्या करिए एक्सपेंड किया, तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ऐसे केस में अगर मुझे क्या निकालना पड़ जाए कि गैस ने कितना वर्क किया है ना, अगर बेटा मुझे पता लग जाए कि ऐसे केस में गैस ने कितना वर्क, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे, हाँ बेटा बोलो, अगर ये एक्सपेंड कर रही है तो ऊपर वाला जो हमने P2 कर दिया 80 हो जाएगा, हाँ और नीचे वाला जो P1 होगा वो P1 प्लस dV नहीं होगा, dP नहीं होगा बेटा समझे नहीं, ये 100 है बेटा, सुन वर्क इससे नहीं होता कि गैस कितना प्रेशर लगा रही है ना, गैस का प्रेशर बेटा क्या इससे वर्क नहीं होता, वर्क होता है किसके अगेंस्ट प्रेशर लगा रखा, कितने प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड हो रही है, वो मायने रखता है, हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर मायने रखता है। अच्छा, इसका चाहे 200 कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला कितना है, अगर 80 तो 80 कंसिडर करो, कुछ कंसिडर करते नहीं आप उसमें। तो आप मुझे बताओ, तो गैस ने 80 के से एक्सपेंड किया ना, तो इस दौरान बेटा क्या क्या बदला बताओ, वॉल्यूम बदली है, प्रेशर क्या रहा है कांस्टेंट। तो आपने यहां पर वर्क तो दिखाना है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, क्योंकि आपको बेटा यहाँ पर फोर्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अब फॉर्मूला आपको किसका पता है बताओ, फॉर्मूला आपको बताओ किसका, वर्क का पता है आपको फॉर्मूला, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बेटा उसको अगर उसको इंटीग्रेट क्या, अच्छा तो अगर मैं ये कहूं कि P इंटू एल, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो वर्क होता होगा, फोर्स इंटू वर्क होता होगा, ये पक्की बात है। अब फोर्स क्या होती है बेटा बताओ, क्या नहीं, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट होता होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं यहां पर फोर्स को मैं किससे रिप्लेस करता हूं, प्रेशर इंटू एरिया से। तो प्रेशर इंटू एरिया मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे वर्क को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में लेके आना है, क्योंकि यहां पर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम पता है आगे आपको। तो ये बेटा क्या है एरिया, और ये क्या बताओ लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होती है वॉल्यूम। तो अगर आपको बेटा क्या पता है, एरिया पता है, और क्या पता है आपको, पिस्टन का एरिया पता है, आपको पिस्टन का एरिया पता, और आपको पता है कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, एल यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या आ गया मेरे पास, तो वॉल्यूम चेंज आया होगा आपके पास, ये क्या हुआ कि वॉल्यूम आई, सिर्फ वॉल्यूम चेंज, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है जो ये वॉल्यूम चेंज शो कर रहा है नहीं आपको। तुम क्या बोलेंगे, तो डब्ल्यू पी डेल्टा वी आ गया ना, पी डेल्टा वी, प्रेशर ए इंटू एल, वॉल्यूम होती हुई, लेकिन यहां पर वॉल्यूम क्या, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि एल जो सिर्फ है यहां से लेके यहां तक दिखा रहा है नहीं आपको, बेटा बोलो, वेरी गुड। तो आपने एक बात देखी कि यहां पर तो वर्क होता है, यहां पर क्या होता है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज। तो अब मैं ये कहूं, अब बेटा ये क्या है, ये है वॉल्यूम स्केल, ये क्या है प्रेशर स्केल, ठीक है। तो ये मैं ये कहूं कि इनिशियल वॉल्यूम इतनी है, ये बताओ क्या है PV1, कि प्रेशर बदला नहीं बेटा, P1V1 क्या इनिशियल स्टेट, और P2V2 क्या है फाइनल स्टेट नहीं आपको। तो प्रेशर क्या रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, प्रेशर कांस्टेंट रहा है ना, प्रेशर क्या रहा है कांस्टेंट रहा है, और वॉल्यूम क्या होगी बढ़ गई कि नहीं है आपको। तो आप ये बताओ, ये साइड किसको शो कर रही है, हाइट। तो अगर वॉल्यूम के वर्सेस, अगर मैं इस एक्सपेंशन में वॉल्यूम के वर्सेस क्या रिपोर्ट करूं, प्रेशर। अगर ये है वॉल्यूम और ये क्या प्रेशर, तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ये रही, फाइनल वॉल्यूम क्या V2, वॉल्यूम बढ़ गई लेकिन प्रेशर क्या रहा है कांस्टेंट रहा है ना भाई नहीं आपको। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व में बेटा ये हाइट क्या बताओ प्रेशर, और ये विड्थ क्या होगी, अब ये दूरी क्या है V1 V2 ये दूरी V2 है बेटा, ये क्या है V1, तो ये क्या मेरे पास डेल्टा V। तो इस रेक्टेंगल की साइड क्या है डेल्टा V, इसकी साइड क्या है P। तो अगर मैं एरिया निकालूं तो यहां पर एरिया क्या होगा बताओ, एरिया प्रेशर इंटू डेल्टा V होगी ना, और यहां से मैं प्रूव कर रखा है
कि प्रेशर रिलेटिव भी क्या होता होगा, वर्क। मतलब यहाँ भी क्या हो गया, एरिया वर्क, यानी प्रेशर वॉल्यूम कर्व में एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वर्क होता है। सो आपको कुछ पहले पढ़ रहे हैं, यानी प्रेशर वॉल्यूम कर्व में बताओ क्या होता है, ये एरिया अंडर द कर्व ही बताओ क्या होता है, वर्क होता है। इजंट इट? नहीं है आपको ये? बोलो भाई। तो यहाँ पर तो बेटा बिल्कुल आसान था ना, क्योंकि प्रेशर क्या रहा था, कांस्टेंट रहा था, आसान था ना बिल्कुल, कि नहीं है आपको? बेटा बोलो, अगर प्रेशर कांस्टेंट ना रहा हो तो, अगर प्रेशर कांस्टेंट बेटा, मैं आपको दोनों कैसे बताऊंगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसे वर्क निकालते हैं, क्योंकि मेन बड़ा तरीका यही है हमारा। ठीक है, आप ही बताओ यहां पर प्रेशर क्या रहेगा? तो देखो बेटा, मैं बात करता हूँ भाई रिवर्सिबल की ओर, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, आपको दोनों सेंस में तो पता लग जाए भाई कि रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, ज्यादा, और इरिवर्सिबल वर्क क्या होता है, कम होता है। ठीक है, पहले बेटा मैं बात करता हूँ इरिवर्सिबल, किसकी? इरिवर्सिबल की। नहीं चलो पहले बात करते हैं रिवर्सिबल की। बताओ रिवर्सिबल कंडीशन क्या होती है? कि प्रेशर नहीं, प्रेशर क्या होगा, वो एक स्टेप में नहीं घटेगा, प्रेशर भी वेरी करेगा भाई। बेटा यहां पर प्रेशर भी बताओ क्या करेगा, वेरी नहीं करेगा क्या? क्या? हाँ भाई, रिवर्सिबल कंडीशन क्या थी कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होनी चाहिए आपस में, इक्विलिब्रियम में। अब मान लीजिए यहां पर प्रेशर कितना 100 है अंदर वाली गैस का, और इसके ऊपर तो बताओ प्रेशर क्या 100 है, तो आपने प्रेशर लेके जाना है 100 से 80, कितना? 100 से 80 लेके जाना है। तो आप ये बताओ, तो गैस का प्रेशर कैसे वेरी करेगा? अगर मैं बात करूं, यहां पर कौन है बेटा, वॉल्यूम, और यहां कौन है, प्रेशर। तो इसके इनिशियल वॉल्यूम पे ये मान प्रेशर 100 है, कितना है, 100 है। ठीक है, अब बताओ क्या किया आपने, अब आपने बेटा प्रेशर आप कम करते गए, सॉरी वॉल्यूम आप, सॉरी प्रेशर आप कम करते गए, तो वॉल्यूम लगातार बढ़ जाएगी ना, नहीं आपको समझ में? तो अब की बार प्रेशर क्या घटेगा भाई, आपने एक दाना उठाया तो प्रेशर क्या रहेगा, 99.99 रह गया, एक और उठाया 99.98 रह गया, और गैस हल्की हल्की क्या होगी, एक्सपेंड करती जाएगी। यानी गैस V1 से V2 एक्सपेंड तो होगी, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स में, नहीं समझे बात? उसके लिए आप मानो सही क्या, लाखों करोड़ों स्टेप्स मान लो, लेकिन मैं उसको सिंपल स्टील क्या मान लेता हूँ, 1000 स्टेप्स में क्या लेता हूँ, 1000 स्टेप्स मान लो भाई, समझे बात? हर स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाला प्रेशर हल्का सा कम हो जाए बिल्कुल अंदर वाले से, तो गैस हल्की से एक्सपेंड होकर रुक जाएगी, फिर एक उठा लिया, फिर नहीं आपको, तो ऐसे प्रेशर लगातार क्या घटता गया, और वॉल्यूम बताओ क्या लगातार बढ़ती हुई, नहीं आपको? तो बेटा ऐसे केस में आप बताओ, क्या आप यहां पर इस केस में सिंपली एरिया ऐसे निकाल सकते हो क्या? नहीं, यहां पर आपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पर प्रेशर क्या है, वेरी कर रहे हैं। आप चीजें पढ़ते हैं बच्चे भाई 11वीं बार में, उनको समझते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, समझे बेटा कि हमको यहाँ पर हम क्यों करना पड़े इंटीग्रेट, है आपको समझ में? तो अब आप क्या बोला, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तुम क्या करेंगे, अगर मैं बेटा थोड़े से रीजन में वर्क का, क्योंकि थोड़े रीजन में प्रेशर क्या होता है बताओ, कांस्टेंट, तो अगर मैं थोड़े से रीजन का क्या निकाल के एरिया उसको इंटीग्रेट कर दूं, मेरे पास क्या जाएगा, सारे रीजन का एरिया। तो थोड़े रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ, ये क्या है, डीवी, ये क्या है, डीवी होता होगा ये, ठीक है बेटा, डीवी। और ये बताओ क्या हमारे पास, प्रेशर, या हिट क्या भाई, प्रेशर का फॉर्मूला है ये, तो तुम क्या बोलेंगे, तो डी डब्ल्यू बताओ क्या होगा, पी डॉट डीवी, पी डॉट डीवी। और कैसे होगा आपको, डी डब्ल्यू तो क्या करता, फॉर एफ डॉट डी एल आया करता, तो फोर्स क्या होते बताओ मेरे पास, सॉरी प्रेशर इंटू एरिया होता होगा, तो एरिया इंटू डी एल क्या होगा, डी डब्ल्यू, थोड़ी वॉल्यूम भैया, नहीं पिस्टन हल्का सा क्या गया है, ऊपर गया है, तो कितना एक्सपेंशन हुआ है डीवी वॉल्यूम का, आ गया आपको? तो आ गया ना पीडीवी। तो बेटा ये एरिया कितना है, पीडीवी, क्या करो इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या जाएगा, टोटल एरिया, नहीं आपको बताओ कैसे जाएगा,
तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी इंटू टू, क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया, क्या गया ये डब्ल्यू, ठीक है बात, डब्ल्यू आ गया। और क्या V1 से V2 P dV। अब बेटा बताओ, अब बताओ प्रेशर क्या होता है, हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से, अगर मैं 1 मोल की बात करूं बताओ प्रेशर क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी यहाँ पर dV के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो P क्या होता है nRT/V होता होगा, तो उसको हटाओ P को यहाँ से, क्या आ गया nRT/V आ गया। अब अगर बेटा प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्या है, तो T भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, तो nRT बाहर आ गई, तो क्या है मेरे पास ये V1 से V2 nRT बेटा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया मेरे पास 1/V dV हो गया ना, 1/V dV। अब बेटा nRT 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V क्या होता है, ln V होता होगा, क्या होगा V1 से V2, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln V2 माइनस ln V1, ln V2 by V1, क्या आ गया ln V2 by V1 आ गया। तो ये बेटा तो कौन सा वर्क आ गया, रिवर्सिबल का, और नेगेटिव लगा दो एक्सपेंशन का है। बात आपको पहले पड़ी, तो ये बताओ वर्क कब आ गया मेरे पास, जिसमें क्या है रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रहे हैं। नहीं आपको, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना और आंसर निकालोगे तो ये वर्क ज्यादा आएगा। हाँ जी, जब भी हाँ बच्चों, बात आपको पहले पड़ी, ये बेटा कौन सा है मेरे पास रिवर्सिबल का। लेकिन अगर यही बताओ क्या होता कांस्टेंट, हम बोलते नहीं रिवर्सिबल क्या होता ज्यादा वर्क, और इरिवर्सिबल क्या होता कम वर्क, यहां से आप कंफर्म कर सकते हो, ये चला आएगा बेटा। ये आप यहां पर V1 V2 यहां पुट करियो, आप V1 V2 यहां पुट करियो और आंसर निकाल लोगे, मैं 3 मोल के जो भी आएगा बेटा इनकी वैल्यू पुट कर दियो। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, आप एक काम करो, अगर मान लिया आप प्रेशर कांस्टेंट रखते, क्या रखते प्रेशर कांस्टेंट रखते, तब तो सिंपली आंसर से आता हमारे पास। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, पी होता है मेरे पास, पी प्रेशर कांस्टेंट होता, तो प्रेशर क्या होता है यहाँ पर सिंपली बेटा प्रेशर कांस्टेंट होता, तो कांस्टेंट को बाहर ले आता। अगर मैं एक साथ इस पे सारे दाने उठा लूं, ऊपर वाला प्रेशर 80 कर दूं, तो पूरा एक्सपेंशन क्या होगा 80 के अगेंस्ट होएगा। तो पी आपने बेटा कांस्टेंट है तो बाहर ले आए, अरे कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, तो V1 से V2 dV का इंटीग्रेशन क्या होता होगा, dV का, हाँ बेटा इरिवर्सिबल के लिए हमें तो नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो बोला बेटा प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो dV का क्या होता है इंटीग्रेशन V होता होगा, तो V2 माइनस क्या P डेल्टा V। अब एक काम करियो आप, एक तो आप वैल्यू यहाँ पुट करियो, बेटा वैल्यू यहाँ पुट करियो, ये नंबर क्या आएगा ज्यादा आएगा। तो रिवर्स वर्क तो क्या होता है, तो P डेल्टा V क्या होता है। अब मैं आपको नहीं है, मैं आपको किसी रिवर्सिबल को मतलब इरिवर्सिबल की तरह समझा सकता हूं, ठीक है बात। हाँ बेटा बोलो। सर इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब बेटा वो होता सिस्टम क्या बेटा, उसका मतलब एक बराबर होना चाहिए वो, इसको किसको क्या बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। अच्छा ये अभी सिर्फ पूरे सिस्टम की बात चल रही है। हाँ सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम का सराउंडिंग से, सिस्टम का सराउंडिंग से, बात आपको पहले पड़ी। अच्छा आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आप तो सोचते हो कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क वही P डेल्टा भी ठीक लगता है हमको, P डेल्टा भी यानी स्मॉल वॉल्यूम चेंज इनटू प्रेशर। चलो मैं काम करता हूँ भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं कि हमारे पास 2 चैम्बर हैं, मैं आपको नहीं, हालांकि यहाँ पर होता इंटीग्रेशन है, लेकिन मैं आपको इसको समेशन की टर्म्स में समझाने ट्राई करता हूँ कि रिवर्सिबल में वर्क ज्यादा क्यों होता है। ओके ठीक है। अब बेटा मानो यहां पर अंदर प्रेशर कितना 100 और यहां पे कितना स्टार्टिंग में 100 है, और यहां पर कितना मान लिया 80 और यहां कितना है 80। जब पिस्टन यहां से यहां पहुंच जाएगा तो प्रेशर हो जाएगा 80 हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर आपने एकदम से
बहुत सारी चिन्नी उठा दी इस पे से, तो ऊपर का प्रेशर एक दूसरे का 80 हो गया, तो पूरा एक्सपेंशन जो भी है वो सारा क्या होगा 80 प्रेशर अगेंस्ट होएगा। अंदर का 100 है और यहां जाके पिस्टन रुक जाए, क्यों? क्योंकि यहां जाके अंदर वाला कितना है 80। अरे वो जब ये गैस एक्सपेंड करेगी तो अंदर वाला प्रेशर तो क्या हो घटेगा, तो यहां आके तो क्या हो जाएगा फिर वो 80 हो जाएगा, तो पिस्टन आगे रुक गया। और यहां पे लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर आपने शुरू में सीखा क्या कर दिया, एकदम से चीनी उठा दी तो ऊपर का प्रेशर क्या रह गया 80 रह गया, तो गैस एक्सपेंड हो रही है 80 प्रेशर के अगेंस्ट। तो मानो यहां से यहां पर आप इसके 1000 सेगमेंट मान लो, क्या मान लो, तो हर सेगमेंट में मतलब आप टोटल वॉल्यूम चेंज को 1000 सेगमेंट में तोड़ दो, 1000, तो आपने फुल वर्क निकालना हो तो मैं हर सेगमेंट का वर्क निकाल के जोड़ दूं तो क्या है मेरे पास टोटल वर्क आना चाहिए ना। तो मैं पहले सेगमेंट का वर्क बताओ क्या होगा, तो सभी सेगमेंट में क्या होगा 80 इंटू डीवी, 80 इंटू डीवी, 80 आप डीवी डीवी के हमारे पास 1000 सेगमेंट है, तो सभी सेगमेंट तो 1000 बार डीवी आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80 से, और सबका सम कर दोगे आप क्या जाएगा टोटल वर्क। नहीं आपको समझ में? लेकिन यहां बेटा जब आपने पहला दाना उठाया चीनी का, क्या उठाया है पहला दाना आपने चीनी उठाया है, समझे बात, तो गैस एक्सपेंड हुई है किसके अगेंस्ट, ऊपर वाला क्या 99.99, तो यहां पर पहला डीवी किससे मल्टीप्लाई होगा 99, अगला डीवी 99.98, अगला डीवी 99.97, और यहां पर 1000वां डीवी किससे मल्टीप्लाई होगा 80 से बस, क्योंकि यहां पर तो भाई यहां पर तो प्रेशर ग्रेजुअली घटा है, तो यहां पर तो बेटा 1000 के 1000 सेगमेंट क्या होंगे 80 से होंगे भाई, लेकिन यहां पर सिर्फ आखिरी सेगमेंट 80 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे सेगमेंट क्या होंगे, बाकी सारे एक्सपेंशन सेगमेंट्स 80 से ज्यादा से मल्टीप्लाई होते होंगे, सबसे ज्यादा से पहले वाला 99 पॉइंट, तो यहां बेटा समेशन फिर ज्यादा नहीं आएगा। तो अब समझ गए कि रिवर्स वर्क क्या होता है, ज्यादा होता है, मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया, अब समझ गए बात। मुझे पता है बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के मीनिंग क्या होता है, अब आपको ये वेरी गुड शाबाश। अब बताओ वर्क एंड हीट, इसीलिए हमको पता है वर्क तो बेटा प्रेशर वॉल्यूम, तो अगर आप बताओ आप मुझे बताओ अगर प्रेशर वॉल्यूम के कर्व में एरिया अंडर द कर्व वर्क होता है, समझे बात, तो बेटा यहां से हम यहां इस रास्ते आए या इस रास्ते आए या इस रास्ते आए तो सबका बताओ वर्क क्या होगा हमारे पास, क्या नहीं बेटा सभी का हमारे पास वर्क क्या होगा अलग नहीं होगा हमारे पास वर्क, सभी का एरिया क्या होगा, क्या इसके अंडर क्या होगा, क्या बेटा इससे क्या इसका और इसका और इसका इन सब के अंडर एरिया क्या होगा सेम होगा, नहीं इसके अंडर एरिया क्या होगा ज्यादा, इसके अंडर कम, इसके अंडर का सबसे कम आएगा, नहीं आएगा, बोलो भाई। तो वर्क वेट क्या होती है पाथ फंक्शन, क्योंकि हीट की कॉस्ट पे क्या होता है वर्क, तो वर्क एंड हीट आर बोथ आर पाथ फंक्शंस, बोथ आर स्टेट फंक्शन, हीट पाथ वर्क नोट, वर्क पाथ हीट नोट, बोथ आर पाथ फंक्शंस। आ गया ना आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।